तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज की वीडियो में एक पूरे नए सेक्टर को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने 8 या 9 बिजनेस को बेसिकली पिछले 4 या 5 दिनों में उनके लास्ट 4 या 5 कॉन कॉल्स वगैरह सभी को अच्छे से रीड किया है। उसके बेसिस पे जो भी ये पूरी टेक्सटाइल सेक्टर है इंडिया में, उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसका एक पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश की है। तो इस वीडियो के वाया हम लोग उस सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 8 या 9 बिजनेस है मेरे पास, सबके बारे में एक शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, वो हम लोग सेकंड हाफ में करेंगे इस वीडियो की। बट फर्स्ट हाफ में अगर आपको ये टेक्सटाइल सेक्टर पूरा समझना है तो चीज़ों की शुरुआत होती है आपकी कॉटन से आपके धागे वगैरह बनते हैं। फिर उससे आपकी ये फैब्रिक बनती है, फैब्रिक से आपके गारमेंट बनते हैं। गारमेंट आप पहनते हो या फिर इंडिया से जितने भी ये सारी कंपनियां हैं, या आपकी यूरोपियन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पे चीज़ों को सेल करते हैं। तो उस चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फिर आपको ये जो चाइना वगैरह होता है, उसमें कैसे सिंथेटिक फाइबर्स की चीज़ें चल रही हैं, फिर आपके मिडिल ईस्ट के वॉर हो रहे हैं, तो उससे जो आपकी मतलब पेट्रोलियम की डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स होती है, उससे अल्टीमेटली आपकी जो रेयॉन होता है, एक्रिलिक वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनती है। तो उससे कैसे कमोडिटी के प्राइसेस से कितना इंपैक्ट आता है, उन चीज़ों को समझना काफ़ी जरूरी है। फिर देख रहे हो इंडिया में आपके एफटीएस वगैरह काफ़ी हो रहे हैं अभी, उन चीज़ों को समझना काफ़ी जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली टेक्सटाइल की जो कंपनियां हैं, अगर आपको उसको समझना है तो उसके पहले ये जो पूरे बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही हैं सेक्टर के अंदर, वो चीज़ों को अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप सभी कंपनियों को अच्छे से पूरा पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाओगे। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो फर्स्ट हाफ इस पूरे वीडियो की हम लोग ये करेंगे कोशिश कि इसमें जितने भी ये पूरी वैल्यू चेन है, कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें चल रही है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे कैसे डायनामिक्स चल रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में आप देख रहे हो कि वियतनाम हो गया, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, इन सभी जगहों में काफ़ी टेलविंड आते हैं। तो वहाँ से कैसे चीज़ें आने वाले समय में इंडिया की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखती है। और एंड में जब हम सेकंड हाफ में जाएंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि भाई इन सभी चीज़ों को हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं हमारे ये 8 या 9 एग्जाम्पल्स में, और कैसे हमें पूरे सेक्टर का यहाँ से आने वाला मान लीजिए 2-3 साल है वो कैसा दिखता है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक ही करके शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली इसमें इस पूरे आपको टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में समझाने के लिए 9 कंपनियों का एग्जांपल लिया है। तो अगर आप ऊपर की 2 या 3 कंपनियां देखोगे, नितिन स्पिनर्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, अरविंद लिमिटेड, तो आप इन सभी कंपनियों को पाओगे कि ये लोग बेसिकली क्या है, ये आपके यार्न वगैरह बनाते हैं। यार्न से धागे वगैरह बनाते हैं। फिर ये सभी कंपनियां क्या है, धीरे धीरे आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेट मतलब वर्टिकली इंटीग्रेट करके आपकी मान लीजिए फैब्रिक्स वगैरह की तरफ आने की बात करते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो आपकी मान लीजिए गारमेंट्स वगैरह होती है उसकी तरफ भी जाने की बात करते हैं। तो ये पहली आपके हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज होगी। फिर आप बीच में देखते हो वेल्सपन लिविंग वगैरह हो गया। तो वेल्सपन जैसे है वो मान लीजिए आपकी इंटरनेशनली रिनाउंड कंपनी है। इसका गुजरात, अगर वापी सूरत के आसपास आप रहते हो तो यहाँ पे इनका प्लांट रहता था। तो जब मैं ट्रैवल करता था तो मुझे ये वेल्सपन की वहाँ पे जो फैक्ट्री है वो भी दिखा करती थी वहाँ पे। तो वेल्सपन क्या करता है बेसिकली, आप देखते हो अगर आपने वो विंबलडन वगैरह आप फॉलो करते हो तो आप पाओगे कि वहाँ पे जो टॉवल्स वगैरह यूज होते हैं, जो प्लेयर्स वगैरह यूज करते हैं, या फिर इवन इन द इंडियन क्रिकेट टीम, तो वेल्सपन जो है उनका बेसिकली जो ये बाथ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आपके जो टॉवल्स वगैरह हो गए, जो आपकी फ्लोर वगैरह पे टॉवल्स वगैरह रहता है आपके होटलों में, तो उससे इनका बहुत सारे बहुत इंडिया एज वेल एज जो पूरी वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पे वेल्सपन के पूरे जो प्रोडक्ट वो आपके जाते हैं। फिर आप जो नीचे की 4 कंपनियां अगर आप उनको देखोगे, जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, पर्ल ग्लोबल हो गया, या फिर एसपी अपैरल हो गया है, या फिर इंडो काउंट है, तो ये सभी कंपनियों का क्या है, ये सभी आपके मान लीजिए बेसिकली आपकी कपड़े बनाते हैं, मतलब एपरल्स वगैरह बनाते हैं। कोई आपकी मतलब B2B लाइसेंसिंग वगैरह होती है, वगैरह होते हैं, उस तरह के काम करते हैं। जैसे पर्ल ग्लोबल है, एसपी अपैरल है, इस तरह की कंपनियां जो करती है, इनका मानेंगे आप इंडिया में भी फैक्ट्रीज वगैरह है, फिर बांग्लादेश में फैक्ट्री है। कुछ कंपनियां देखेंगे आप उनका हांगकांग में फैक्ट्री है। कुछ ही कंपनियां आप देखते हो आपकी जैसे यूएस में देखोगे, यूएस में आपकी ओहायो हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, इन सभी जगहों में फैक्ट्री है। कुछ कंपनियों ने क्या किया, आपका मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे अपनी जाके कुछ किसी कंपनी को एक्वायर किया है ताकि उस पूरे ज्योग्राफी में टाइप इन कर सके। कुछ कंपनियां होती है वो आपकी मान लीजिए अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे सिंस टैरिफ में उनका एडवांटेज मिलता है तो वहाँ पे भी कंपनियां जाके काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ों में आप देखोगे ना, जो पूरा सेक्टर है बहुत मतलब बहुत अलग अलग तरह से काम करता है। सभी कंपनियों की जो स्ट्रैटेजी होती है, कुछ आपका वर्टिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप देखोगे चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है, तो ये जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में जो भी अच्छी चीज़ें हैं या खराब चीज़ें चल रही थी, उन सभी की शुरुआत होती है आपकी जो यूएस में पूरा ये जो मिस्टर ट्रम्प के कारण जितने भी ये टैरिफ के अनसर्टनिटीज आ गई। तो देखते हो इंडिया में क्या है ना, जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, बहुत आपके वैसे प्लेयर्स हो गए जो आपके मान लीजिए फाइबर्स बनाता है, आपका यार्न वगैरह बनाते हैं, या फिर जो आपकी गारमेंट्स वगैरह वगैरह बनाती है, तो वो सभी कंपनियां जो है आपका यूएस मार्केट में काफ़ी सर्व करते हैं। तो अब उनके कारण क्या हुआ ना, जैसे जैसे यूएस में आपका टैरिफ वगैरह बढ़ गए, तो उनसे सभी कंपनियों को क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया ना, जैसे अगर आपने मेरी सोना कॉमस्टार की वीडियो देखी है पास्ट में, तो आप पाओगे कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए वो बेसिकली ही और सी डज नॉट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव। कहने का मतलब क्या है, उसको जो प्रोडक्ट होता है वो आपको खरीदना ही पड़ता है। वही इन द केस ऑफ टेक्सटाइल में आप क्या देखते हो कि since आप देख रहे हो ना,
पूरी जो वर्ल्ड मार्केट है वो आपकी चाइना से डोमिनेटेड है, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती है। तो उस कारण क्या होता है, जो भी ये टैरिफ वगैरह हुए, इसके कारण क्या हो गया, आपका जितनी भी कंपनियां है ना, सभी को एक तरह से मान लीजिए अपने क्लाइंट को ये लोग लूज ना करते, उसके लिए जितनी भी टैरिफ होती है उसको एक तरह से टैरिफ शेयरिंग मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ना पड़ गया। तो इसी कंटेक्स्ट में आप देखते हो कि यूएस टैरिफ के कारण आप देखते हो कई सारी कंपनियों की इन्वेंट्री के इशूज आ गए, सभी के सिंस उनको टैरिफ वगैरह शेयर करना पड़ जाता है अपने क्लाइंट के साथ, फिर आपको कई बार डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़ जाते हैं। तो उससे होती क्या है चीज़ें, उससे आपकी जो ग्रॉस मार्जिन होती है और जो आपकी इबिटा मार्जिन होती है वहाँ पे पूरा इंपैक्ट आ जाता है। तो अगर आप FY 26 देखोगे ना, तो सभी कंपनियों का मोरलेस ऑलमोस्ट सारी कंपनियों का, सभी का आप देखोगे मार्जिन में काफ़ी सपरेशन हुआ है। और रिसेंटली आप देख रहे हो कि यूएस गवर्नमेंट ने आई थिंक फेब के आसपास ये जो इंडिया में टैरिफ थे वो कम कर दिए गए हैं, 50% से आपको घटा के नीचे की तरफ ले आए हैं। और वैसे ही अगर आप देखोगे ना, जैसे और टैरिफ की सिर्फ चीज़ें जो है सिर्फ इंडिया पे नहीं हुई है, आप देखते हो इंडिया के अलावा अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखोगे तो वहाँ पे एक अफ्रीकन ग्रोथ प्रोग्राम होता है जो बेसिकली आपका मान लीजिए यूएस का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे भी उन्होंने उसको फर्दर एक्सटेंड वगैरह नहीं किया। तो उससे आपको दिखता है कि जो टैरिफ की स्थिति है वो आपकी सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी बाकी जगहों में भी हुई है। तो इस कारण आप देख रहे हो कि पूरा जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है वो आपकी काफ़ी बनी हुई थी पूरे सेक्टर के अंदर। तो धीरे धीरे क्या हुआ है, अभी देख रहे हो कई सारे कंट्रीज में क्या है, जैसे यूएस की जो रूलिंग रूलिंग आई है उससे आपका जो टैरिफ है वो बेसिकली रिवर्सल हो रहा है एक तरह से। तो कई सारी कंपनियां हैं, उनको जो टैरिफ के कारण पहले पैसे देने पड़ गए थे, तो वो पैसे धीरे धीरे सरकार से, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे वो पैसे वापस आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इस सभी सिनेरियो से जो पूरी आपकी यूएस टैरिफ का इंपैक्ट है वो इस तरह से कुछ आगे बढ़ रहा है। फिर इसी में अगर आप देखोगे से रिलेटेड एक और कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। अब ये चीज़ होती क्या है, तो अगर आपको इसको समझना है तो आप देखिए यहाँ पे बेसिकली दो चार्ट मैंने दिखाए हैं। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो आपका ₹10 का $10 का बनता है, मान लीजिए अगर वो प्रोडक्ट आपका $10 का बनता है, तो अगर उसमें आप यूएस की लगभग 25% जो टैरिफ होती है अगर आप वो लगा दोगे, तो उसमें आपका जो ₹2.5 कॉस्ट होता है, मतलब $2.5 जो कॉस्ट होता है उस गारमेंट पे, वो आपका बढ़ जाएगा। अब ये जो कॉस्ट होता है उसके कारण क्या होती है, आपके जो क्लाइंट होता है वो कहीं और जा सकता है, कहीं और जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, एक चीज होती है बेसिकली फ्री फ्री ऑन बोर्ड, क्या होती है फ्री ऑन बोर्ड होती है। अब ये क्या होती है, इसमें क्या है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए इंडो काउंट ने बेसिकली एप्रिल बनाया। अब वो एप्रिल क्या होता है, जो पोर्ट ऑफ ओरिजिन होता है, ओरिजिन है कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी की आपकी मान लीजिए कर्नाटक में एक फैक्ट्री लगी हुई है। अब उस फैक्ट्री से वो लोग अप्रैल बनाएगा, वो आपका मान लीजिए मुंबई हो गया, फिर मुंद्रा पोर्ट है, वहां पे जाके जो भी मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स होंगे वहां पे पूरे कस्टम्स वगैरह के पैसे पे करके उसको वहां पे रख देंगे। अब वहां क्या होता है, इसको फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। तो इसके बाद से जितना भी खर्चा होता है वो मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है वो बेसिकली टेक ऑन करता है। तो इसमें कंपनियां क्या करती है, कंपनियां सिंस इनका जो क्लाइंट है उनको उतनी दिक्कतें नहीं आई, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड के पहले ही कुछ डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तरह से मान लीजिए एक तरह से जो भी ये टैरिफ का इंपैक्ट है उसको सहने का एक तरीका हो गया। तो जब आप इन कंपनियों के कॉन्कॉल्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो कई सारी कंपनियों में आपको ये फ्री ऑन बोर्ड का कंसेप्ट आपको दिखेगा। तो ये जो फ्री ऑन बोर्ड है बेसिकली एक तरह की चीज है जिसके वाया आप एक तरह से अपने क्लाइंट के साथ टैरिफ को शेयर करते हो। कुछ कंपनियां डायरेक्टली डिस्काउंट्स वगैरह दे देती है, कुछ कंपनियां ये आपके फ्री ऑन बोर्ड का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हैं। तो इसी के लिए मैंने एक और यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि देखिए इससे क्या होता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है आपको किसी इंडिया की कंपनी से, मान लीजिए इंडो काउंट है, गोकुलदास एक्सपोर्ट है, या फिर मान लीजिए नितिन स्पिनर्स है, इन सभी कंपनियों को ये फ्री ऑन बोर्ड वाली चीज करनी क्यों पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो एग्जांपल दे सकते हैं, एक आप जो लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो देखिए आप इसमें देख सकते हो इंडिया और बांग्लादेश का एग्जांपल हमने लिया है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इंडिया मान लीजिए एक नॉर्मल सिनेरियो है जहाँ पे कोई टैरिफ वगैरह नहीं है, तो मार्केट सीलिंग प्राइस पे दोनों दोनों जो कंट्री के जो प्लेयर्स है वो उसको बेच सकते हैं। वहीं जैसे जैसे ये टैरिफ आ जाएगी तो इंडिया के केस में क्या होता है, इंडिया का जो मतलब पूरा जो आउटपुट प्राइस है, मतलब जितने प्राइस पे वो लोग सेल करेंगे वो आपका बढ़ जाएगा चाइना बांग्लादेश के कंपैरिजन में। तो वही इंडिया की जो प्रोडक्ट है वो आपकी लेस कॉम्पिटेटिव बन जाएगी। तो इसलिए जो कंपनियां होती है वो उसको अपना मार्जिन, मतलब जो 10% का मार्जिन अगर हम मान के चलते हैं तो उसको बेसिकली स्क्वीज करना पड़ता है, और ताकि वो अपने जो टैरिफ है उस इम्पैक्ट को कम कर सके। तो इसलिए दिखता है कि इंडिया के जितने भी प्लेयर्स थे ना, उनका मान लीजिए FY 26 के अंदर जितना भी मार्जिन है वो काफी इंपैक्ट हो गया था। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड कंसेप्ट कहते हैं, जो कि जो आपकी मतलब जो पोर्ट होती है वहां तक के लिए पैसे लगते हैं। तो इस चीज को फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। तो अगर आप इसी चीज में देखोगे ना, अब इस चीजों को टैकल करने के लिए कंपनियों ने क्या किया है, तो देखिए जितनी भी आप कंपनियां देखेंगे हम लोग, सभी कंपनियां क्या कर रही हैं, धीरे धीरे आपका यूएस में फैक्ट्रीज वगैरह लगाने की बात करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप वेल्सपन लिविंग को देखोगे तो वो भी आपका ओहायो और नेवाडा में उनकी प्लांट लग रही है। तो पहला चीज वो हो गया। दूसरा, अगर आप इंडो काउंट को देखोगे तो वो लोग भी अपनी जो पिलो वगैरह बनाने की जो फैसिलिटीज वगैरह होती है, वेल्सपन भी हो गया, बाकी कंपनियां जो है वो भी आपकी यूएस में लगाने की कोशिश कर रही है। इस कंसेप्ट को कहते हैं ऑन सोर्सिंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, यूएस के शोर पे जाके ये लोग, मतलब यूएस की जो टेरिटरी है वहां पे जाकर अपना फैक्ट्री लगाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे आपका मान लीजिए जो भी टैरिफ वगैरह होते हैं उसके इतने इंपैक्ट आपको मिलता नहीं है। तो इस तरह से कंपनियां जो है अपना पूरा इस प्रोसेस को फॉलो करती है, अपना पूरा जो भी टैरिफ वगैरह को शेयर करने के लिए। तो इसलिए मैं आप एक और चीज देखते हो ना, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, अगर हम बताएं आपको एग्जांपल के लिए, अगर आपका इंडो काउंट है, तो कुछ कंपनियां आपके जैसे ये मतलब जो आपके तकिए वगैरह होते हैं ना,
क्वेल्स वगैरह होते हैं। तो जब एक पिलो है उसमें आपको रुई वगैरह भर के भेजना है, तो उसमें क्या होता है, जब आप इतने बड़े-बड़ी चीज़ें भेजते हो तो आपकी जो बेसिकली कंटेनर है उसकी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है। फिर उसमें क्या होता है, आप उस पूरे एक बल्की सामान को आप भेजते हो ना, पूरी आपकी लॉजिस्टिक्स वगैरह है उसके साथ उसके वाया करके, तो उसमें क्या होता है, आपका समय काफ़ी लगता है, कॉस्ट वगैरह बढ़ जाती है। तो उसमें आपको एक और फ़ायदा मिलता है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है उसको सेव करने के लिए कंपनियाँ क्या क्या करती है कि वो जो पूरा असेंबली होना है वो आपका यूएस वगैरह में करते हैं ये लोग। तो उससे भी जो आपकी एस्टिमेटेड फ्रेट कॉस्ट होती है ना वो आपकी कम हो जाती है। तो ये पूरा आप देख रहे हो कि कंपनियाँ कुछ तरीके अपनाती है जो यूएस के टैरिफ वगैरह से कैसे उस चीज़ को सॉल्व करना है, जैसे फ्री ऑन बोर्ड हो गया या आपकी यूएस वगैरह में ऑन सोर्सिंग करना। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके वजह ये कंपनियाँ इस पूरे टैरिफ के सिनेरियो को टैकल कर रहा है और जो यूएस का मार्केट है उसको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ उस तरह से पूरा सेक्टर आगे बढ़ता है। अब इसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे इसी से रिलेटेड होता है कि जितना भी ये कंपनियां केपक्स वगैरह लगाने की बात करती है, तो इस स्लाइड में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। आप वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, वेल्सपन लिविंग हो गया, सभी कंपनियों को आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं सभी की कंपनियां क्या है अपना केपक्स वगैरह लगाने की बात करता है। तो इसमें अगर आपको जैसे जो हमारी ये धागे वगैरह बनाने की कंपनियां हैं, मतलब आपकी यार्न हो गया, फाइबर्स हो गया, इस तरह की कंपनियां जो है वो आपकी वर्टिकली इंटीग्रेट करके आपकी गारमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रही है। अब जैसे ये एसपी अपरल कंपनी हो गया, गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपका यूएस वगैरह में प्लांट लगा रहे हैं। और अगर आप वर्ल्ड ग्लोबल को देखोगे तो ये क्या है, इनका मान लीजिए बहुत सारे कंट्रीज में प्लांट है, जैसे हांगकांग में है, आपका बांग्लादेश वगैरह में है। अगर आप ये एसपी अपरल को देखोगे, इनका श्रीलंका में प्लांट है। तो ये सभी कंपनियां क्या कर रहा है, धीरे धीरे मान लीजिए जाके कुछ जगह में अपना किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, किसी कंपनी में किसी जगह में जाके आपका मान लीजिए केपक्स वगैरह लगाते हैं। तो ये पूरी अगर आप देखते हो ना, इस तरह से पूरी जो कंपनियां हैं आपके केपक्स प्लान इनके पूरे इस तरह से चलते हैं। तो इसी में अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग ये आपका अरविंद और इंडो काउंट का अगर एग्जांपल लेके चले, तो आप देख पाओगे कि जितना भी इनका इन्वेस्टमेंट वगैरह है, कितना इन्होंने किया है। अगर आप जैसे अरविंद को देखते हो, तो अरविंद लिमिटेड ने क्या किया, आपका मान लीजिए आपका डेल्को जीएफटी जो एक्विजिशन किया, अभी एक्विजिशन किया है, ये आपका मान लीजिए जो यूएस मार्केट है ना, वहाँ पे एक कंपनी एक्वायर की है। तो वहाँ से ये लोग मान लीजिए आपका जो पूरा प्रीमियम मार्केट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, उसकी तरफ जाने की बात करते हो। इसी तरह आप बाकी कंपनियों को भी देख सकते हो। तो वैसे अगर आप इंडो काउंट को देखोगे ना, तो वो जो इनका एक पुराना ब्रांड है, जैसे वार्म सूता एक ब्रांड है इनका, तो वहाँ पे जाके ये लोग आपका अगेन यूएस मार्केट में आपकी जो फर्दर हायर प्रीमियम सेगमेंट होता है उसकी तरफ काम करने की बात करते हैं। तो इस तरह से पूरा सेक्टर आपका आगे बढ़ रहा है। इसी में अगर आप चलिए अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा जो पूरा सिनेरियो हो गया कि कंपनियां आपकी टैरिफ वगैरह से कैसे हेल्प कर रहा है, उससे कैसे बचते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। फिर कंपनियां उसके लिए ऑन सोर्सिंग वगैरह करती है, फिर आपका मान लीजिए कितना केपक्स वगैरह कहाँ कहाँ पे ये लोग लगा रहे हैं, उन सभी चीज़ों की बात होगी। अब चलिए बात करते हैं हम लोग इंडिया के आसपास, जो इंडिया का मार्केट है वो आपका मान लीजिए चाइना से कैसे कंपेरिजन होता है, या फिर जो आपके बांग्लादेश वगैरह हो गया, अफ्रीका है, वहाँ से कैसा कंपेरिजन है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब यहीं पे अगर आप देखोगे जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का इतना बेसिकली रेलिवेंट क्या होता है, जैसे बांग्लादेश आप देखते हो कि इंडिया से तो काफ़ी जीडीपी हो गया, साइज में भी काफ़ी छोटा है। फिर भी जो बांग्लादेश का पूरा टेक्सटाइल सेगमेंट है ना, तो वो आपका देखते हो कि वहाँ वो आपका मान लीजिए पूरी आपकी यूरोपियन मार्केट हो गया, फिर आपका जो आपका अमेरिकन मार्केट है, वहाँ पे बांग्लादेश से एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सबसे पहला कारण क्या है, बांग्लादेश में जो है ना आपकी लेबर कॉस्ट काफ़ी काफ़ी अच्छी है। तो उससे आपको दिखता है कि पूरा आपका जो बांग्लादेश वगैरह है, वहाँ से आपको टेक्सटाइल जो पूरी वैल्यू चेन है वो आपकी काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। इवन इंडिया के बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो आपके बांग्लादेश में जाके काफ़ी सारे कंपनी को एक्वायर किया है, वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज वगैरह है, और उस तरह से पूरा कपड़े बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह सेल करते हैं। अब देखिए, बांग्लादेश के केस में क्या हो रहा है ना, जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर जो आपकी पूरी मान लीजिए यूएस की कंपनीज हैं, इन सभी ने ये पाया कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे दो तीन चीज़ें हो रही है। एक तो आपने देखा पिछला साल में पूरा जो रिजीम चेंज वगैरह हुए हैं, उसके कारण वहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई है, पहली चीज़ वो है। दूसरी चीज़ आप ये देखते हो कि जितनी भी कंपनियां हैं, तो उन सभी का क्या है ना, जो ओवर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो गया। कहने का मतलब क्या है, कई सारी कंपनियों का क्या है, मतलब मान लीजिए 50% हो गया, 60% जो पूरी सोर्सिंग है वो आपके बांग्लादेश से होती है। तो उससे क्या दिखता है, कंपनियां जो है वो चाहती हैं कि अपने जो पूरी वैल्यू चेन है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। तो दूसरा कंटेक्स्ट वो है। तीसरा चीज़ क्या है ना, आप देख रहे हो कि जो पूरा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के केस में क्या है, जैसे अभी पूरा यूएस ने टैरिफ वगैरह लगाया, तो उसमें क्या हुआ कि जो बांग्लादेश है वहाँ पे आपकी जो टैरिफ है वो आपकी कम थी, व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर चाइना और इंडिया। तो उससे क्या होता है, बांग्लादेश को एक तरह से इनहेरिट एडवांटेज मिल जाता है। तो इस कारण इंडिया की जो कुछ कंपनियां ना, उन्होंने ये भी किया था कि अपना जो पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी है, मतलब जो प्रोडक्शन करना है, उसको इंडिया से शिफ्ट करके अब बांग्लादेश में चले जाते हैं। अब चीजें हो क्या रही हैं, तो जैसे अभी जो बांग्लादेश है वहाँ पे उनको लीस्ट डेवलप जो कंट्री का स्टेटस होता है, जिसके कारण इनको पूरी टैरिफ में काफ़ी हेल्प मिलती है, तो वो आपकी 2029 के अंदर एक्सपायर होने वाली है। तो उससे क्या होता है, इंडिया जैसी कम, और देखिए एक दो चीज़ें, एक तो बांग्लादेश का जो टैरिफ का पूरा एडवांटेज है वो आपका 2029 में खत्म होने वाला है। दूसरा चीज़ क्या है, एट द सेम टाइम आपका जो इंडिया है वो काफ़ी कंट्रियों से एफटीएस कर रहा है। तो एफटीएस करने से क्या होते हैं, आपका मान लीजिए जितनी भी ये टैरिफ वगैरह होती है वो आपकी स्लैश हो जाती है। कहने का मतलब क्या, पहले मान लीजिए 20% टैरिफ लगता था, अब वो घट के आपका 10% हो जाता है। तो आप ये देख रहे हो कि बांग्लादेश में क्या है, वहाँ पे आपका लीस्ट डेवलप्ड नेशन वाला जो स्टेटस है वो आपका हटने वाला है, और दूसरा जो इंडिया है वहाँ पे आपका एफटीएस आने वाला है। तो उससे आपको ये दिख रहा है कि कई सारी जो बेसिकली ओवर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो गया, जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल्स वगैरह होते हैं, उन सभी चीज़ों के कारण धीरे 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 ये जो पूरी वैल्यू चेन है ना, इंडिया जैसी कंट्री हो गया, आपके वियतनाम वगैरह हो गया, इन सभी को वहाँ पे पूरा एडवांटेज दिखता है।
तो ये पूरा बांग्लादेश के बारे में है। और दूसरी चीज, आप एक और चीज देखते हो ना, जैसे बांग्लादेश एक कंट्री है, तो बांग्लादेश में क्या है, आप ये पाएंगे कि बांग्लादेश आप देखते हो ना, एक तरह से मान लीजिए पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हो गया। तो देखिए अभी आपने ये देखा कि पूरा जियोपॉलिटिकल इशूज हो गया, तो उसमें आपने ये देखा कि जो रॉ मटेरियल है, मतलब आपकी क्रूड की प्राइसेस हो गई, जितने भी ये पोलिस्टर्स वगैरह होती है उनके प्राइसेस बढ़ गई। तो उससे क्या होता है, अब देखिए जितनी भी आपको ये पावर लूम्स की जो फैक्ट्री वगैरह होती है, स्पिंडल्स स्पिंडल्स है, उन सभी चीज़ों को चलाना है, तो उसके लिए आपको लगता है बिजली। तो वो बिजली की जो प्राइसेस है वो आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आपने न्यूज़ वगैरह को फॉलो किया होगा पहले, तो आप पाओगे कि चाइना बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों पहले, जब वहाँ पे पूरा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, तो वहाँ पे आप पाओगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो आपकी काफ़ी कम हो गई थी। तो उससे क्या होता है, आपकी फैक्ट्रियाँ चल नहीं पाती है ना, तो इससे जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वर्ल्ड की, उन सभी का पूरा जो सप्लाई चेन होता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो इन सभी कुछ कारणों से जितनी भी कंट्रीज है वो आपका बांग्लादेश से एक तरह से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो बांग्लादेश है वो मान लीजिए एक तरह से इंडिया को एक तरह से टेलविंड की तरह से दिख रहा है। अब दो चीजें हैं, देखिए एक तो क्या है ना, बांग्लादेश का जो पूरा लीस्ट कॉस्ट वाला एडवांटेज है वो तो आपका रहेगा ही। तो इंडिया की जो कंपनियां हैं यहाँ से आगे जाके जो अपनी बांग्लादेश की फैक्ट्रीज है, एक तो वहां पे उनको रखेगा ही रखेगा। एट द सेम टाइम जो बाहर की ओईएम है वो आपका इंडिया के अंदर आके वहां पे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपको दिखता है कि सेक्टर के अंदर धीरे धीरे यहाँ से एक तरह से मान लीजिए टेलविंड्स आपको होता हुआ दिखता है। तो ये पूरा जो मैंने बात किया अभी तक आपसे बांग्लादेश का बात किया, तो अगर यहीं पे मैं आपको इसी कंटेक्स्ट में आपको अफ्रीका वगैरह के बारे में बताता हूँ। तो अगर मैं आपको अफ्रीका का बताऊं, तो अफ्रीका में क्या है ना, अफ्रीका इज ऑल्सो समवॉट सिमिलर टू लाइक दैट ऑफ द केस ऑफ बांग्लादेश। अब अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका का अगर मैं बताऊं, तो अफ्रीका का एक बेसिकली यूएस गवर्नमेंट की एक लॉ है, उसको कहते हैं अफ्रीकन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक्ट। तो एजीपीए एक्ट बेसिकली होता है, एजीओए एक्ट होता है, अफ्रीकन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक्ट है। इससे क्या है, इसमें अगेन वही चीज है। तो उससे कहने का मतलब क्या है, जैसे बांग्लादेश को एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाले स्टेटस के अंदर टैरिफ में एडवांटेज मिलता है, तो वैसे ही आप मान लीजिए अफ्रीका की कुछ कंट्रीज होती है, जैसे मान लीजिए इथोपिया हो गया, केनिया हो गया, तंजानिया है, इस तरह की जो भी कंट्रीज है इन सभी को मान लीजिए टैरिफ में एडवांटेज मिलते हैं। तो कई सारी जो इंडियाई कंपनीज हैं, आई थिंक गोकुल दास जो है वो आपका मान लीजिए इथोपिया हो गया, केनिया है, वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह ला के बैठा है। तो उससे क्या होता है, वो लोग वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और उसके वाया अपना जो यूएस वगैरह है वहाँ पे सेल करते हैं। तो एक तरह से ये पूरी स्ट्रैटेजी है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जब यूएस ने पूरा टैरिफ वगैरह लगाया, तो यूएस ने पूरा जो ड्यूटी फ्री एक्सेस था ना उसको सितंबर 2025 के अंदर उसको पूरा बंद कर दिया। अब उससे क्या है, इवन उसके बाद भी जो आपका अफ्रीका है एक तरह से मान लीजिए एक चीप कॉस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है आपके जो फैक्ट्रीज वगैरह है, गारमेंट्स वगैरह बनानी है उसके लिए। अब एट द सेम टाइम ये जो पूरा इंडस्ट्री है, मतलब जो 8 या 9 कंपनियां हैं, सभी की जो कमेंट्री है कि बेसिकली यहाँ से भी ये लोग अपना आपका जो अफ्रीका है वहाँ पे ये जो एजीओए है उसको बेसिकली रीस्टोर होता हुआ देखते हैं, रीस्टोर होता हुआ देखते हैं। तो उससे भी आपको दिखता है कि एक तरह से एडवांटेज पूरे सेक्टर के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए आप देख रहे हो ना कि कंपनियां क्या है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से डाइवर्सिफाई करना हो गया इंडिया के अंदर, ये जो अफ्रीका हो गया, इन सभी जगहों में आगे बढ़ रही है। तो ये पूरा आप देखेंगे, आपको ये समझ में अभी तक हमने जितना भी देखा उससे आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यूएस के जो टैरिफ के इम्पैक्ट है उससे पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में क्या क्या चीजें हुई, उसको सॉल्व करने के लिए कंट्रीज ने क्या क्या मेथड सेट आउट किया। ऑफकोर्स उसके कारण जो आपका मार्जिन है वहां पे थोड़ा इंपैक्ट आया, ऑन सोर्टिंग वगैरह कैसे होती है वो चीज हमने समझ लिया। फिर उसके बाद हमने जाना कि ये जो पूरा बांग्लादेश वाला सिनेरियो है वो कैसे प्ले आउट हो रहा है। फिर हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर जो एफटीएस वगैरह है उससे कैसे एडवांटेज होते हैं, एफटीए के बारे में हम लोग अभी और भी डिस्कस करेंगे। फिर हमने ये देखा कि जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे क्या टेलिमेंट दिखते हैं, कंपनियां जो है अफ्रीका में जाके वहां पे क्यों अपनी फैक्ट्रीज लगाती है, वो चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक चीज समझते हैं कि जो पूरा कॉटन एज अ क्रॉप होता है उसका क्या मतलब है, उससे कैसी चीजें आगे बढ़ती है। फिर इंडिया में जो कॉपर की मतलब कॉटन की जो यील्ड है वो आपकी जो रिलेटिवली जो है वो आपकी कम होती है जब आप कंपेयर करते हो, आपको चाइना से कंपेयर करते हो। फिर आपकी देखोगे जो पूरी वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पे आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स है, मतलब जो भी ये मतलब आउटडोर कपड़े होते हैं जैसे नायलॉन के कपड़े हो गए जो आप स्पोर्ट्स वगैरह के लिए पहनते हो, या फिर जो आर्मी वगैरह हो गए, जो आर्मी की जो वो होती है ना कैमोफ्लेज वाली ड्रेस, वो सब हो गया। या फिर मान लीजिए जो आपकी टेक्निकल मतलब टेक्निकल क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, मान लीजिए कुछ फिल्ट्रेशन करना है, या फिर जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल के लिए कुछ वेल्सपन लिविंग है, तो उसमें कुछ मतलब फ्लोरिंग वगैरह का काम करना है, कुछ प्रीमियम चीज़ें बनानी है आपको, मान लीजिए बेडशीट्स वगैरह है, उसकी हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनाना है, मतलब प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो वहाँ पे आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना वो आपको काफ़ी काम आते हैं। अब उसकी जो मार्केट है वो पूरी चाइना चाइना डोमिनेट करता है, तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर यहीं से अगर हम देखें, तो उस चीज़ों में जाने से पहले पहले अगर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी पूरी वर्ल्ड है, जो भी आपका मान लीजिए जितनी भी ये प्राइसेस वगैरह बढ़ी हैं, कहने का मतलब क्या है, जो भी आपकी मिडिल ईस्ट में पूरी वॉर वगैरह हो गई उसके कारण इंपैक्ट कैसे आया। तो देखिए अभी क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गया और उसके कारण जो वॉर है उससे जो मैनमेड फाइबर्स है उसके दाम कैसे बढ़ते हैं। तो देखिए आपने ये देखा कि जो कॉटन है, कॉटन अब कैसे बनता है, कॉटन बेसिकली एक ब्लैक सॉइल, इंडिया में कॉटन कहाँ कहाँ उगता है, आपके मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, आपकी गुजरात है जो आपकी वो होती है ना कच्छ रीजन जो है, सौराष्ट्र रीजन जो है, महाराष्ट्र में आपकी जो वो ब्लैक सॉइल होती है, तो वहाँ पे आपकी जो कॉटन की उपज होती है वो आपकी ज़्यादा होती है।
तो देखिए दो चीजें। अब अगर आप पूरी वर्ल्ड मार्केट को देखोगे ना, तो वर्ल्ड में मान लीजिए लगभग लगभग आपका 60-65% जो है वो आपका सिंथेटिक फाइबर्स यूज होते हैं, कहने का मतलब ये है। और लगभग 30-35% जो है वो आपका कॉटन फाइबर्स यूज होता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, उन्हीं को बेसिकली मैनमेड फाइबर्स कहते हैं, मतलब एमएमएफ कहते हैं बेसिकली। तो अब देखिए क्या हो रहा है, आपने ये देखा कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से मान लीजिए क्रूड की प्राइसेस बढ़ गई थी। तो जब क्रूड की प्राइसेस बढ़ती है तो जितने भी ये मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो आपके अगेन क्रूड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, क्रूड की आपकी प्राइसेस बढ़ गई, तो क्रूड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई। तो उसके कारण आप देखते हो जितने भी ये एमएमएफ होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ गई, जितने भी ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई। अब जब उनकी प्राइसेस बढ़ती है तो लोग कॉटन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब कॉटन पे शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, कॉटन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉटन की डिमांड जब बढ़ती है तो उसके कारण क्या होता है, कॉटन की प्राइसेस भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस कारण आपको ये दिखा कि पूरे सेक्टर के अंदर जो आपकी रॉ मटेरियल है, पहले ही पूरा ये सेक्टर जो है आपका पूरा काफी सिक्लिकल होता है। तो वहीं पे आपने ये देखा कि बहुत मैनमेड फाइबर्स एज वेल एज जो कॉटन की फाइबर्स है उनकी प्राइसेस बढ़ गई। दूसरा चीज क्या हो रहा है, जैसे अगर आपने पहले, अगर मैंने अपनी मेरी पुरानी वीडियोस को देखा है तो वहां पे मैंने कॉफी इंडस्ट्री को काफी काफी अच्छे से डिस्कस किया था। और आई थिंक एक और हमने पूरे राइस की इंडस्ट्रीज को भी काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो इन सभी सेक्टर्स में आप ये पाओगे ना, जहां पे भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच रहता है तो उसके कारण जो प्राइसेस है वो काफी आपके चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछले क्वार्टर की एल्टी फूड्स वाली वीडियो देखी है तो वहां पे भी मैंने डिस्कस किया है कि जैसे राइस की प्रोडक्शन है वो भी कैसे वैरी करती है। तो उसी चीज को मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ कॉटन के केस में, तो आप पाओगे जैसे कॉटन है, तो कॉटन की भी अभी जो पूरी, अगर आप पूरी वर्ल्ड मार्केट देखोगे ना, तो कॉटन कहाँ कहाँ उगता है। जैसे यूएस का कॉटन है, यूएस का जो कॉटन होता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। फिर ब्राजील है, ब्राजील में भी कॉटन काफी उगता है। इंडिया हो गया, इंडिया में अगर आप देखोगे ना, जो टोटल एरिया है, मतलब कितनी एरिया पे आप कॉटन उगाते हो, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। बट यहीं पे अगर आप उसको ईल्ड के बेसिस पे कंपेयर करोगे ना, तो इंडिया में जो कॉटन है उसकी ईल्ड कम होती है। फिर आपका मान लीजिए वियतनाम वगैरह हो गया, बांग्लादेश वगैरह हो गया, चाइना वगैरह हो गया, इन सभी जगहों में कॉटन उगती है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जो भी एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है उनका डेटा है बेसिकली, क्या होता है ना, जो इंडिया में कॉटन की प्रोडक्शन है वो आपकी कम हो रही है। सिमिलरली सेम पैटर्न इज ऑल्सो सीन इन द केस ऑफ आपका मान लीजिए यूएस हो गया, आपकी इजिप्ट है, या फिर जो आपकी आपकी मान लीजिए ये ब्राजील वगैरह है, इन सभी जगहों में कॉटन की प्रोडक्शन कम है। तो आपको मैंने ऑलरेडी एक कारण बताया कि जो पूरा मिडिल ईस्ट में वॉर हो गया, उसी कारण कॉटन, मतलब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, मतलब मैनमेड फाइबर्स की प्राइसेस बढ़ गई, कॉटन की प्राइसेस बढ़ गई। और दूसरा चीज क्या है, कॉटन की सप्लाई भी कम हो गई, बिकॉज जो प्रोडक्शन है कॉटन का वो भी कम हो गया। तो इन सभी चीजों के कारण जो ओवरऑल आप देखते हो ना, सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं सभी के लिए जो रॉ मटेरियल है वही आपका बढ़ गया, बोथ नेचुरल एज वेल एज मैनमेड। तो इस पूरे सिनेरियो के कारण आप देख रहे हो जितने भी ये रॉ मटेरियल होता है। अब देखिए दूसरा एक और इसी चीज को हम लोग अगर कनेक्ट करें, तो आप देख रहे हो कि जितनी भी ये कंपनियां हैं, आपके पास फाइबर तो आ गया, बट फाइबर से आपको धागे बनाने होते हैं, तो उसके लिए उसको बुनना पड़ता है ना, वीविंग वगैरह होती है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है। अब वो कहाँ होती है, वो आपकी फैक्ट्रीज वगैरह में होती है। फैक्ट्री वगैरह में होना है। अब फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे आएगी, आपको सीएनजी वगैरह हो गया, वो सारी चीजें बंद करनी पड़ती है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लेनी पड़ती है। तो अगेन उससे भी आपको दिख रहा है कि जो आपका पूरा जियोपॉलिटिकल इशूज हो गया, उसके कारण क्या है, पूरे सेक्टर का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन सभी चीजों के कारण पूरा ये जो पूरा सेक्टर है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया, वो जो पूरी डिस्काउंटिंग चल रही है, जो आपकी होती है ना फ्री ऑन बोर्ड वाली, जो मैंने आपको बात बताई, तो उन सभी चीजों के कारण ये जो पूरा सेक्टर है, इसी कारण पूरा ये मार्जिन प्रेशर पूरे सेक्टर में आ रखे थे। तो ये पूरा चीज है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, आपका देखिए रूपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है। अब अभी आपने ये देखा कि जितनी भी कंपनियां हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये सभी कंपनियां ऑलमोस्ट, मान लीजिए कुछ कंपनियां 50% हो गया, कुछ आपका 60% हो गया, वो आपका मान लीजिए यूएस मार्केट में सर्व करता है। तो उससे आपको ये दिख रहा है कि सभी कंपनियां जो है बेसिकली डॉलर्स में अर्न करता है। तो ये एक इनको फायदा ये होता है कि वहां पे इनका जो डॉलर से अप्रिसिएशन होता है, वो अपने जो बेसिकली मान लीजिए आपका इन्फ्लेशन है उसको एक तरह से ऑफसेट कर पाते हैं। तो इस सिनेरियो में पूरा जो सेक्टर है वो आपका आगे बढ़ रहा है। तो आपको जितने भी ये कॉस्ट वगैरह की चीजें हैं वो भी आपको आई होप कि समझ में आ गई होंगी। तो चलिए वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो कि जो भी क्लाइमेट चेंज वगैरह के कारण जो भी प्राइसेस वगैरह में इंपैक्ट आए थे, तो वो सारी चीजें हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। तो उससे आप ये पाओगे कि जितनी भी कम जितनी भी ये जो फ्लीट कॉस्ट होता है, कहने का मतलब क्या है, आपकी सप्लाई चेन में डिसरप्शन होगा, तो उसके कारण आपकी जो फ्लीट की कॉस्ट होती है वो सब चीज़ भी आपकी बढ़ जाती है। फिर जब चीज़ों को स्टोर करोगे तो बंकर कॉस्ट वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें भी बढ़ जाती है। तो इस पूरे सिनेरियो में पूरा ये सेक्टर आगे बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, अब चलिए हम लोग फाइनली बात करते हैं जो पूरी इंडिया के लिए इस पूरे जो भी टर्मोइल के बीच में कैसे टेलिमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपने ये देखा कि यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं चाइना के बारे में। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के कारण सभी जो मेजर आपकी मार्केट है वो आपकी मान लीजिए चाइना से दूर जाने की बात करता है। तो वो एक डायनामिक चीजें चल रही हैं, तो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और इंडिया जो है वो आपका एफटीएस वगैरह भी कर रहा है। तो इसी में अगर आप देखोगे ना, तो उन्हीं चीजों में इंडिया की जो, अगर आप देखोगे ना, जो यील्ड है इंडिया का, इंडिया के केस में क्या है ना, एक थोड़ी सी दिक्कत है इंडिया का, वही आप देख रहे हो कि यील्ड जो है वो हमारा कम है। अब अगर आप इसी में देख सकते हो यहाँ पे कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग इंडियाज यील्ड विद अदर कंट्रीज, लाइक आपका मान लीजिए यूएस वगैरह हो गया, ब्राजील वगैरह हो गया, तो आप पाओगे कि इंडिया की यील्ड जो है लगभग 450
केजी पर हेक्टेयर के पूरे 1 हेक्टेयर के जगह में आप लगभग 450 केजी का ही पूरा कॉटन ले पाते हो। वही जब आप देखते हो ना कि जो ब्राजील वगैरह हो गए वहाँ पे वो मच हायर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ना, इंडिया की 2-3 चीजें हैं। एक तो क्या है, इंडिया में आप मान लीजिए बहुत आपकी ये मतलब जो भी आपकी इनोवेशन होती है वो आपकी हुई नहीं है। अब अगर आप देखते हो ना, जैसे अगर आप चाइना वगैरह को देखोगे, तो चाइना में क्या है, आपकी जो बीटी कॉटन होता है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपकी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वगैरह होती है, जो आपकी मान लीजिए वो होता है ना जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडिया में पूरा किया गया, तो वो चीज़ आपकी मानेंगे आप कॉटन वगैरह में की नहीं गई है। उसके कारण क्या होता है, जो इंडिया की प्रोडक्शन है वो आपकी उतनी अच्छी नहीं है। तो एक तो वो भी कारण होता है। इसी कारण क्या है, इंडिया को है ना कई बार बहुत सारा जो कॉटन हो गया वो आपका पूरा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी कंटेक्स्ट में आप एक और चीज देखोगे ना, तो इंडिया के केस में क्या है, जो आपकी सिंथेटिक फाइबर्स है उसकी पूरी इंडिया में उतनी सप्लाई है ही नहीं। तो इंडिया को क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जो आपका मान लीजिए पूरा आपका जियोपॉलिटिकल इशूज हुए, मतलब मिडिल ईस्ट में पूरी क्राइसिस आई, उसके कारण आपके सिंथेटिक फाइबर जो है उसकी दाम बढ़ गए। बट इंडिया, सिंस इंडिया के पास सप्लाई नहीं है, तो उसको एक हाई कॉस्ट वाली चीजें आपकी चाइना चाइना जैसी कंट्री हो गई, बाकी ब्राजील वगैरह हो गया, उन सभी जगहों से चीज़ों को मंगानी पड़ जाती है। तो उस कारण क्या है, अगेन इंडियन कंपनी जो है उसके कारण भी उनको थोड़ा इंपैक्ट दिखता है, इंपैक्ट दिखता है उसका। तो इस चीज़ों में चीज़ें आगे बढ़ रही थी। अब चाइना का क्या केस है, चाइना में इतना क्यों टेलविंड है, और चाइना में पूरी जो वर्ल्ड है वो क्यों शिफ्ट हो गई चाइना चाइना के केस में। तो चलिए चाइना की चीज़ों को समझते हैं। तो चाइना को अगर आप देखोगे ना, तो चाइना क्या है ना, चाइना अगर आप मानोगे पूरे वर्ल्ड में एक तरह से मान लीजिए जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होता है उसको पूरा डोमिनेट करता है। तो इसमें अगर आप देखोगे जितने भी ये मतलब, अब ऐसा चाइना में हुआ क्यों है, तो चाइना का अगर आप हिस्ट्री देखोगे, तो जब चाइना में मान लीजिए 1970s या 60s के पास जो आई थिंक डेन ज़ाओपिंग जो वहाँ के पूरे प्रीमियर थे, तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो पूरा चाइना में मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड के तरह से जो उनकी पूरी थीम थी, उसी कारण आप देखते हो चाइना में, आप देखते हो धीरे धीरे पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेट होने लग गया। और पूरी जो वर्ल्ड थी वो लोग अपना जो बेसिकली आउटसोर्स कर रहा था चाइना के अंदर, कि भैया चाइना में आके आप सस्ते में चीज़ों को उगाइए और उसको हम परचेज करेंगे। तो उस कारण आप देखते हो कि चाइना को बहुत फायदा मिला है। लेकिन ऑफ लेट क्या हुआ है, जैसे जैसे चाइना की पूरी वो डोमिनेंस बढ़ गई है, तो सभी कंट्री जो है चाइना से दूर होने की बात करती है। तो उसका अगर आप एक एडवांटेज देखोगे ना, तो वो जो वियतनाम जैसी कंट्री होगी उनको काफी हेल्प मिला है। अब देखिए वियतनाम क्यों इतना बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया इन द केस ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। बोथ वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री इतना जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन जाइंट्स बेसिकली कहते हैं इनको, ये कंट्री इतना आगे कैसे बढ़ गई। तो देखिए क्या हुआ ना, जैसे जैसे चाइना +1 होते गया तो सभी सभी जो कंपनियां हैं वो चाइना से दूर जाने की बात करने लग गई। तो वहां पे ये दिखा कि जितनी भी अगल बगल की कंट्रीज है वो चाइना की प्रॉक्सिमिटी में थे। तो एक तरह से क्या हुआ, चाइना से सिंथेटिक फाइबर्स बनना स्टार्ट हुआ। वो आपका वियतनाम में गया, वियतनाम में जो फैक्ट्रीज थी वहां से वो चीजें बनी। अब चाइना से वियतनाम या बांग्लादेश में ही क्यों गया, बिकॉज ये कंट्रियां पास पड़ती है, और कुछ कंट्रियां जो है इनमें आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट है। तो बेसिकली क्या होता है, टैरिफ वगैरह कम पड़ते हैं। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये देखोगे ना, कि चाइना जो है ना क्या करता है, चाइना की जो कंपनियां हैं वो आपकी मतलब वियतनाम वगैरह में आके एक तरह से मान लीजिए सब्सिडरी वगैरह बना के, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह बना के, अपनी ही बेसिकली चाइना बेस्ड कंपनी जो है वियतनाम वगैरह में जाके अगेन वो यूएस मार्केट में सेल करती है। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली माल चाइना का ही है, वो आपका वियतनाम के वाया बाकी कंट्री में सेल होता है। तो ये पूरी चाइना की स्ट्रैटेजी थी, तो इस तरह से काम हुआ। इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना, जो आपकी चाइना मार्केट है सिंस इतनी बड़ी है, उनके पास इतना बड़ा स्केल है, तो और जो गवर्नमेंट है उनका भी काफी सब्सिडी का सपोर्ट रहता है इन सभी कंपनियों को। तो चाइना मान लीजिए चीज क्या है ना, चाइना में जो लेबर कॉस्ट है, जैसे आप देख रहे हो कि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो आपकी इंडिया से काफी अच्छी है। तो द पॉइंट इज कि जो चाइना में आपका बेसिकली कॉस्ट है बनाने का वो आपका काफी ज्यादा है। उसके बावजूद चाइना आपका कॉम्पिटेटिव मार्केट क्यों होता है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद वियतनाम हो गया, बांग्लादेश है, या फिर इंडिया से कॉम्पिटेटिव क्यों है, बिकॉज क्या होता है ना, गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है। तो वहां पे जो रॉ मटेरियल की चीजें होती है ना, वहां पे गवर्नमेंट काफी सब्सिडी देती है। तो डिस्पाइट द राइसिंग लेबर कॉस्ट, चाइना की जो मार्केट है काफी कॉम्पिटेटिव बन जाती है वर्ल्ड पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो ये चीज चल रही है। अब वियतनाम का क्या केस है, तो देखिए वियतनाम में क्या है ना, तो वियतनाम आप देख रहे हो छोटा सा कंट्री है। अब अगेन कितना ही उनके पास फैक्ट्रीज वगैरह आ जाए, बट जो उसको स्केल चाइना में मिलेगा, जो आपकी मतलब बाहर की कंपनियां हैं उनको अगर मान लीजिए जो स्केल आपको चाइना में मिलता है वो स्केल आपको वियतनाम में नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली क्या हो रहा है, दूसरा चीज क्या है ना, सिंस वियतनाम आपकी छोटी सी कंट्री है, तो जो जो वियतनाम की गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या कर रही है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, उन सभी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, दूसरा चीज़ क्या है, जितनी भी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे आपके जियोपॉलिटिकल इशूज वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ कंट्रीज में इन्फ्लेशन हो गया, कहीं पे पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, कहीं पे कूप हो रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों के कारण जो वियतनाम वगैरह है वहाँ से भी कंट्रीज जो है डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और नेट क्या हो रहा है, आपका वियतनाम में भी जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो आपकी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, चाइना +1 का जो एडवांटेज है उसके कारण आप देखते हो कि पहले वियतनाम हो गया, बांग्लादेश वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों को काफ़ी फायदा हुआ है। बट यहाँ से सिंस इंडिया अब धीरे धीरे उसको कैचअप कर रहा है और जो एफटीएस वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको ये दिखता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी बदलती हुई दिख रही है। तो ये पूरा वियतनाम का केस हो गया। और आपको आई होप कि आपको वियतनाम जो पूरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे कैसे काम होता है, चाइना का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो पूरा आपका मान लीजिए सप्लाई चेन पूरा कमांड किया हुआ है सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर। अब इसी में एक और पॉइंट क्या है ना, आपका जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में अभी तक सिंथेटिक फाइबर्स की उतनी बेसिकली फैक्ट्रीज वगैरह थी नहीं। तो अभी क्या है ना, जैसे जैसे ये जो आपकी कंपनी है, जैसे आई थिंक
वेलस्पन लिविंग हो गया है, फिर आई थिंक इंडो काउंट या कोई एक कंपनी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से, आई थिंक अरविंद वगैरह भी है, तो ये लोग बहुत तेजी से आपका मान लीजिए सिंथेटिक फाइबर से उनकी फैक्ट्री या केपक्स वगैरह लगाने की बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू चेन जो है इंडिया में धीरे धीरे पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो कैसे ये चीजें आपकी इवॉल्व होंगी वो हमें आने वाले सालों में मालूम चलेगा। तो ये पूरा आई होप आपको चाइना और वियतनाम के बारे में मालूम चल गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंडिया के केस में जो एफटीएस वगैरह हो रहे हैं उससे कैसे टेलमेंट दिखती है। तो देखिए, अभी आपको पता है इंडिया ने क्या किया है पिछले कुछ समय में, आपका आई थिंक जापान से तो एफटीए ऑलरेडी है, आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हो गया है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड जाने वाले हैं तो आपको वहां से भी एफटीए हो रखा है। अभी रिसेंटली यूएस का जो केस है वहां पे आप देख रहे हो कि एफटीए ऑनगोइंग है। कहने का मतलब क्या है, ऑल्दो टैरिफ तो स्लैश डाउन हो गया है मतलब, बट जो एफटीए है वो आने वाले समय में हो जाएगा। ईयू के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील है वो आपका जनवरी में हो गया, बट यू का जो एफटीए है ना उसको वहां से रेटिफाई होने में लगभग एक साल लग जाएगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले साल के जो जून है जनवरी है वहां तक वो एफटीए पूरा कमीशन हो जाए बेसिकली। और बाकी यूके के साथ तो यूके के साथ जो एफटीए है वो आपको ऑलरेडी हो गया है। तो ये पूरा एफटीओ की कहानी है, जिसके कारण क्या होगा, जितने भी इंडिया की कंपनीज है उनको जो पूरा यूरोपियन मार्केट हो गया, आपकी जो यूएस वाली मार्केट है वहां पे पूरा टाइप इन करने का काफी आपको एडवांटेज मिलता है। और दूसरा चीज क्या है, ये सारी जो जोग्राफीज है ना, ये आपके चाइना प्लस वन से जा रहा है, तो वो लोग चाइना से निकलना चाहते हैं और उसमें इंडिया जो है वो पूरा आपका एक तरह से टेलविंड की तरह से उभरता हुआ दिखता है। तो ये पूरा आई होप आपको चाइना वगैरह कैसी चीजें चल रही हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ एफटीएस वगैरह देखोगे ना, तो इंडिया का जो पेरू पेरू कंट्री आपकी साउथ एशिया में कंट्री होती है, यहाँ पे ये अर्जेंटीना है और आई थिंक ये पेरू है। तो पेरू कंट्री हो गया, फिर आपका मान लीजिए कनाडा है, कनाडा से भी आपका एफटीए का बात चल रहा है। तो इस तरह से इंडिया जो है एज अ कंट्री आपका एफटीएस की तरफ आगे चल रहा है। तो एक तरह से क्या है ना, इसके कारण आप देख रहे हो कि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आपको एक मान लीजिए अप साइकिल या फिर सुपर साइकिल जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। तो इसी कारण ये जो पूरा कंपनियां हैं इनको ट्रैक करना काफी अच्छा हो जाता है। तो ये चीज है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा है, इसके अलावा अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को देखोगे ना, तो इंडिया इंडिया जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में आपका जो ये मतलब सिंथेटिक टेक्सटाइल्स वगैरह थे उसकी उतनी फैक्ट्रियां थी नहीं। साड़ी आपकी मान लीजिए बांग्लादेश वगैरह हो गया, उन सभी जगहों पे थी। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, अगर आप देखते हो कि लास्ट एक दो सालों में कंट्री जो है जैसे पीएलआई स्कीम हो गया, एक और स्कीम होती है ROGCTL करके एक स्कीम होती है, बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम वगैरह होगी। फिर जो मेन स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो है ना वो आपकी पीएम मित्र स्कीम है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट बात कर रहा है कि लगभग 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हम लोग बनाएंगे। अब ये कहाँ बनेगा, अगेन वही आपके जो कॉटन रिच स्टेट्स वगैरह हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आई थिंक महाराष्ट्र वगैरह है, उन सभी 8 स्टेट को पूरे आइडेंटिफाई किया है। अब इसमें मॉडल क्या होता है, मॉडल बेसिकली होता है आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल होता है। इसमें क्या है, मतलब गवर्नमेंट सरकार कुछ पैसा देगी और जो प्राइवेट कंपनी है उसको आगे पूरी फैक्ट्रियां लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, प्लग एंड प्ले मॉडल होता है। कहने का मतलब है लैंड वगैरह दे देगा, पोर्ट कनेक्टिविटी वगैरह दे देगा, बिजली दे देगा, मतलब ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह दे देंगे, और आपको आइए फैक्ट्री लगाइए, अपना प्रोडक्शन कीजिए और सेल कीजिए। तो इस मॉडल पे पूरा जो पीएम मित्र स्कीम है वो भी आपका आगे बढ़ रहा है। तो लेट्स होप कि उससे चीजें आगे बढ़े और इसमें कुछ हजार हो गया, 1000-2000 एकड़ का पूरा बड़े बड़े पूरी आपके टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की पूरी बात है। तो लेट्स सी कि कैसे आगे बढ़ता है। तो अभी तक हमने जितना भी इकोनॉमिक्स वगैरह है, पूरी जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर है वो कैसे काम करती है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ केबक्स वगैरह कैसे हो रहा है, इंडियन कंपनी है वो कैसे कैसे काम करती है, उन चीज़ों को समझ लिया है। तो यहाँ पे हमारे वीडियो का फर्स्ट हाफ पूरा खत्म होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट में जो हमारी ऑटो कंपनियां हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उनकी गाइडेंस वगैरह क्या है, वो लोग क्या चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक ही करके शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो ये चीज़ हो गई, और बाकी यहाँ पे कुछ आप इंडिया के एफटीएस वगैरह के बारे में कुछ और मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। तो वही आप देखते हो ना कि आप देखिए, जैसे अगर आप पूरा देखते हो ना, जैसे ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, जहाँ पे लगभग 27 कंट्रीज आता है। तो आप देखिए वहाँ पे आप पाओगे लगभग चाइना जो है लगभग 28% मार्केट को कमांड करता है। और वही जो इंडिया आप देखोगे हार्डली 5% है। कहने का मतलब क्या है, देर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इंडिया टू टैप इन दोस मार्केट। और एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरा आप देखते हो ना कि जो आपकी मैनमेड फाइबर है ना लगभग 29% होती है। अब यहाँ पे इंडिया एक तरह से डोमिनेट, मतलब इंडिया है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, जो 5% है ना ये आपका पूरा मान लीजिए कॉटन सेक्टर, कॉटन के अंदर आता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, एक तो वो चाइना को रिप्लेस करेगा, दूसरा आपका ये जो मैनमेड फाइबर है वहाँ पे भी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये चीज आपको दिख रही है कि पूरा सेक्टर के अंदर आपको पूरा टेलमेंट दिखा रहा है आने वाले समय के लिए। तो चलिए अब मैं एक करके बात करता हूँ आपसे सभी कंपनियों के बारे में। अब चलिए बात करते हैं हम लोग नितिन स्पिनर्स से शुरू करते हैं। तो नितिन स्पिनर्स क्या है, ये आपका मान लीजिए एक प्योर प्ले, आपका एक तरह से पूरा ये यार्न वगैरह बनाते हैं। तो लगभग मान लीजिए 73% इनका रेवेन्यू यार्न से आता है, 22% आपका फैब्रिक से आता है, और बाकी जो गारमेंट्स वगैरह में ये लोग जाने की बात करते हैं अभी उतना है नहीं इनका, बहुत ही थोड़ा सा रेवेन्यू है, ये चीज़ है इनकी। अब पिछला वही जैसे आपका यूएस में पूरा दिक्कतें आई, तो जितनी भी कंपनियां हैं सबका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब जो आपकी प्लांट वगैरह होती है उसमें आपका उतना तेजी से वो सारी मशीनें वगैरह चली नहीं, तो इसी कारण सभी कंपनियों के मार्जिन वगैरह कम हो गए थे।
अब अगर आप देखोगे तो इनका गाइडेंस वगैरह क्या है, तो गाइडेंस नितिन स्पिनर वही कहता है कि हम लोग यहाँ से लगभग मान लीजिए आने वाले 2 सालों के अंदर अपने रेवेन्यू को 30 से 35% बढ़ाने की बात करते हैं। अब उसमें क्या है ना, जो इनकी मेजर फैक्टर्स वगैरह हैं वो आपका मान लीजिए FY 27 के एंड में लाइव होगा। तो ये लोग FY 27 में लगभग मान लीजिए आपका कितना से ग्रो करने की बात करते हैं, वही लगभग 10-15% पे ग्रो करने की बात करते हैं। और बाकी जो इनका मेजर रेवेन्यू ग्रोथ आने वाला है वो आपका अपकमिंग ईयर में आने वाला है। तो ये पूरा आपका गाइडेंस वगैरह के बारे में हो गया। और मार्जिन ये लोग कहते हैं लगभग 60 से 20% पे रखने की बात करते हैं। तो ये पूरा नितिन स्पिनर्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली वर्धमान टेक्सटाइल्स वगैरह के बारे में। अब वर्धमान को देखोगे ना, ये भी कंपनी क्या है, अगेन आपकी नितिन स्पिनर्स की सेम पीयर है। तो ये भी वही आपकी फैब्रिक्स बनाता है, मतलब आपकी यार्न वगैरह बनाते हैं फैब्रिक्स बनाते हैं। और धीरे धीरे ये लोग भी आपका टेक्सटाइल वगैरह हो, मतलब जो आपकी गारमेंट्स है उसमें आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो ये कंपनी में अगर आप देखोगे लगभग इनका 35% जो रेवेन्यू है वो आपका फैब्रिक से आता है, और लगभग 65% जो रेवेन्यू है वो आपका यार्न से आता है। सिमिलरली डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 56% पे पूरा रेवेन्यू है इनका, और लगभग एक्सपोर्ट मार्केट में 44% पे रेवेन्यू है। अब ये कंपनी जो है ये भी आप देख रहे हो कि अपने केपक्स वगैरह कर रहा है, और धीरे धीरे आपके सिंथेटिक फाइबर जो है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करता है। और यही है। और वही अगर आप इन कंपनी को भी देखोगे लगभग वही 10% के आसपास ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। मतलब आप मान लीजिए अपर टीन में ग्रो करने की बात करते हैं ये लोग। तो ये कंपनी है वर्धमान टेक्सटाइल, अगेन आपकी वही यार्न वगैरह बनाने की बात करते हैं। आप देखते हो ना, ये जो आपकी नितिन स्पिनर्स हो गया है, फिर जो वर्धमान है, ये सारी कंपनियां जो है आपकी बेसिकली मान लीजिए काफी सिक्लिकल है। जैसे जैसे कॉटन के प्राइसेस वगैरह चेंज होगा उसमें काफी इनको आपको इंपैक्ट दिखेगा यहाँ पे। तो ये इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड आपको दिखाया है कि कैसे पिछले समय में जो कंपनियां हैं उनकी कैसे कैसे आपको दिखती हो कि मार्जिन वगैरह कैसे हिट हुए थे। तो आप देख सकते हो वर्धमान के केस में कैसे मार्जिन वगैरह कम हुआ था, और धीरे धीरे चीजें आपकी चेंज हो रही है। तो आने वाले क्वार्टर में जो इनका पूरा टेलविंड है, जैसे अगर आप देखते हो कि पूरे सेक्टर में इतनी रीरेटिंग क्यों हुई है, तो सभी कंपनियों के जो मार्जिन है वो आपके पूरे सप्रेस हो गए थे। तो वहीं पे आप देखते हो कि आने वाला जो ईयर है वहां पे आयतन इनके मार्जिन यहाँ से बढ़ने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है ना, एक तरह से मान लीजिए जो पहले ऑपरेटिंग डी लिवरेज था आपका पूरा FY 26 में, वो आपका FY 27 या फिर जो क्वार्टर 4 के बाद से भी स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आपको पूरा ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ दिखता है। तो इसी कारण आप देखोगे इन कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी FY 26 में पूरी घट गई थी, वही आपको FY 27 में काफी बढ़ते हुए दिखती है। तो चलिए हम लोग यहीं पे आपका नितिन स्पिनर्स और वर्धमान को पॉज करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अरविंद के बारे में। अब अगर आप अरविंद को देखोगे ना, अरविंद कंपनी क्या है, अगेन आपका वही गारमेंट्स वगैरह बनाता है बहुत आपका टेक्सटाइल हो गया, डेनिम वगैरह ये लोग काफी बनाते हैं, आपका B2C में भी काम करता है ये लोग। इनकी कुछ मान लीजिए आपका जो एडवांस मटेरियल वगैरह बनाते हैं ये लोग, उसका AMD डिवीजन कहते हैं। तो आपका देखेंगे इनका जो मेन मेन ग्रोथ ड्राइवर है ना वो आपका AMD डिवीजन से आ रहा है। अब उसमें ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, यूएस में एक आपका डेल्को GFT एक कंपनी है, उसको एक्वायर किया है। अब उसके वजह क्या है, इनका जो पूरा टाइम है वहां से वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और वहां से ये लोग क्या करेंगे, ऑटोमोटिव OEM जो हो गया वहां पे सप्लाई करेंगे। फिर आपका मान लीजिए इंडिया के अंदर भी ये लोग आपका जो ये जो आर्मी वगैरह होते हैं उनके लिए कॉस्ट्यूम्स वगैरह, मतलब उनकी जो पूरी कपड़े वगैरह होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर जो फिल्ट्रेशन वगैरह होती है आपकी उन जगहों में भी ये लोग अपने पूरे प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं। तो कंपनी का जो अगर आप देखोगे ना, जो इनका मेनली टेक्सटाइल वाला डिवीजन है उसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो वही आपका सिंगल डिजिट मान लीजिए, या फिर जो आपका 10% के आसपास ग्रो करता है। लेकिन जो इनका पूरा मान लीजिए ये एडवांस मटेरियल वाला सेगमेंट है वो आपका लगभग 20% पे ग्रो करता है। तो उसी कारण कंपनी वही कहता है आपका अपकमिंग ईयर में लगभग डबल डिजिट पे ग्रो करने की बात करते हैं। और मार्जिन जो है वही आपका मान लीजिए जो इनका प्रेजेंट मार्जिन है उस पर आसपास रखने की बात करते हैं, या फिर जो हिस्टोरिकल मार्जिन था वहां पे आने की बात करते हैं। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली अल्टीमेटली ये लोग ये कह रहे हैं कि मार्जिन जो है वो हमारा अपकमिंग ईयर में रिकवर होने वाला है यहाँ से। तो ये कंपनी कुछ उस तरह की है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये कंपनी है हमारी वेल्सपन लिविंग। अगर आप वेल्सपन लिविंग को देखोगे ना, ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो ये कंपनी जो है ना ये काफी अच्छे से आपका दिखते हो ऑलरेडी काफी डोमिनेट करता है। ये कंपनी का यहाँ पे मैंने पूरे स्लाइड में आपको दिखाया है कि कंपनी का बेसिकली एम क्या क्या है। तो अगर आप यूएस में देखोगे तो यूएस में ये लोग चाहते हैं कि यूएस से बेसिकली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे देखोगे तो कंपनी वही कहता है कि जो FTS वगैरह हो रहे हैं उसी कारण आने वाले समय में जो पूरा नॉन यूएस रेवेन्यू है उसका लगभग 50% करने की बात करते हैं। बाकी ये लोग आपका जो यूएस वाली जो प्लांट है आपके नेवादा और ये लोग ओहायो में ये लोग अपनी प्लांट वगैरह लगाने की बात करते हैं, बेसिकली ऑन सोर्सिंग करने की बात कर रहे हैं, जहां से इनका जो टैरिफ वगैरह है उसका इंपैक्ट इनको नहीं आए। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो लगभग 92% जो रेवेन्यू है वो आपका होम टेक्सटाइल से आता है। बाथ लिनन लिनन हो गया। एक इनका यूके बेस्ड ब्रांड है, आई थिंक उसका नाम सृष्टि करके ब्रांड का नाम है, जिससे ये लोग हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो गया उसकी तरफ भी जाने की बात करते हैं। बाकी फ्लोरिंग जो है वो आपका काफी इनका मतलब मार्जिन वहाँ पे काफी दिक्कतें आई थी, बिकॉज ऑफ फैक्ट्रियाँ बहुत कम कैपेसिटी पे वो सारी फैक्ट्रियाँ चली थी। तो उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। बाकी इनका अगेन एडवांस टेक्सटाइल टेक्सटाइल वाला भी सेगमेंट है, और ये लोग वही कहते हैं कि लगभग मान लीजिए डबल डिजिट पे ग्रो करेंगे, लगभग 13 से 15% पे ग्रो करने की बात करते हैं। और अगर आप देखोगे FY 29 तक ये लोग लगभग 15,000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात कर रहे हैं विद, जो कि अगर आप निकालोगे ना CAGR की तरह से तो लगभग 15 से 16% आएगा। और मार्जिन वही 13 से 15% करने की बात करते हैं। तो
अभी तक जितनी भी हमने कंपनियां डिस्कस की हैं अभी, तो उनमें आप देखोगे जो वेल्समन लिविंग है ना, इनका जो गाइडेंस है रिलेटिवली बेटर है। जब मैं इसको नितिन नितिन स्पिनर्स हो गया या फिर जो आपकी ये वर्धमान है, इनसे कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे हमने अभी तक जितने भी ये फैब्रिक वगैरह थे उनकी उन सभी कंपनियों को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ से कुछ हमारे जो अप्रैल वगैरह बनाते हैं उन सभी कंपनियों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आपको गोकुलदास एक्सपोर्ट से। अब गोकुलदास एक्सपोर्ट को मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी आपको कुछ स्लाइड्स के वाया समझा दिया है। अब गोकुलदास एक्सपोर्ट जो है ना, ये भी आपका जो गाइडेंस वगैरह है लगभग 10% ग्रो करने की बात करते हैं, मार्जिन लगभग 12% बोलते हैं। अब ये जो कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट जो है ना, ये आपका अफ्रीका जो AGOA जो मैंने आपसे बात किया था स्टार्टिंग में, उसको देखते हुए अफ्रीका में ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं और वहां से ये लोग यूएस मार्केट में टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग की एक और स्ट्रेटेजी है, ये लोग क्या करते हैं, यूएस से कॉटन बेसिकली सोर्स कर लेते हैं। तो जब आप ऐसा मतलब कहने का मतलब क्या है, एक कपड़ा है उसमें अगर 20% आपका कॉटन यूएस वाला है तो वहां पे आपको टैरिफ नहीं लगता है। तो ये कंपनी उस तरह का चीजों को यूज करता है। बाकी जो फ्री ऑन बोर्ड वाली चीज है, वो लोग ये भी करते हैं, उस कारण इनके भी मार्जिन वगैरह सप्रेस हुए थे। ये लोग भी सिंथेटिक फाइबर्स में जाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है, उसका नाम BTPL है। उसका मर्जर हुआ है, तो उससे क्या है, सिंथेटिक फाइबर में जाएंगे, हाई मार्जिन प्रोडक्ट आएगा और वहीं से आप लोग आपका यूएस वगैरह में लोग एक्सपांड करने की बात करते हैं। तो ये पूरा गोकुलदास के बारे में हो गया। अब चलिए 3 कंपनी हमारे पास बची है, तो पहले बात करते हैं पर्ल ग्लोबल के बारे में। अब देखिए पर्ल ग्लोबल कंपनी है, ये भी आप देखेंगे ना, इस कंपनी का क्या है ना, इस कंपनी का भी पूरा मल्टी कंट्री बेसिकली हर जगह पे इनका पूरा फैक्ट्री वगैरह है। तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, कभी मान लीजिए इंडिया में कोई दिक्कत आ गई, जैसे इंडिया पर टैरिफ लग गया, तो ये लोग क्या करेंगे, आपकी जो प्रोडक्शन है उसको शिफ्ट कर देते हैं। आपका मान लीजिए एग्जांपल के लिए बांग्लादेश में शिफ्ट कर देंगे, वियतनाम हो गया, हांगकांग हो गया, वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। और ऐसे ही अगर आप देखोगे इस कंपनी का क्या है ना, ग्वातमाला जो आपका यूएस के जो नीचे आपका जो है ना, वो पनामा कनाल जो है, मतलब जो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, वहां पे ग्वातमाला पड़ता है। अब ग्वातमाला में क्या है ना, ये लोग वहां पे बेसिकली मान लीजिए यूएस कंट्री के पास है, तो जैसे मान लीजिए इंडिया में टैरिफ आया, तो ये लोग वहां पे अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद यूएस में सप्लाई करते हैं। अब ऑल्दो ग्वातमाला जो फैक्ट्री है इनका, वहां पे काफी दिक्कतें आ रही थी, तो धीरे धीरे ये लोग आने वाले समय में वही बात करते हैं कि वहां पे हम लोग उसके मार्जिन वगैरह जो है उसको ब्रेक इवन करके वहां से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहली वो चीज होगी। दूसरा, अगर आप इनका देखोगे ना, जो इनका बिहार में भी फैक्ट्री है, वो भी उतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो वहां पे भी ये लोग कहते हैं कि आने वाले समय में वहां पे भी मार्जिन बेटर होंगे। तो ये कंपनी कुछ उस तरह से बात करती है। अब अगर हम लोग यहीं पे पर्ल ग्लोबल का अगर आप देखेंगे, जो इनका पूरा विजन है, अब ये जो कंपनी है आपका पर्ल ग्लोबल, ये बेसिकली मान लीजिए FY 28 का इनका जो विजन है, मतलब पिछले 2-3 सालों से ये लोग उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो बात है बेसिकली FY 28 तक ये लोग लगभग 6,000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं। FY 26 जो इनका एंड हुआ था, वो लगभग मान लीजिए आपका 5,000 करोड़ रेवेन्यू पे आया था। तो अगर आप निकालोगे ना, लगभग मान लीजिए 9 से 10% CAGR पे आता है। अब कंपनी का सिंस टेलीविड आप इनको दिख रहा है, तो ये कंपनी वही कहता है कि हम लोग इस गाइडेंस को बीट कर सकते हैं। लगभग 12 से 15% पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं। तो ये कुछ वही इनकी बात होगी। और मार्जिन जो है अगेन आपका आई थिंक FY 26 के Q4 के अंदर लगभग डबल डिजिट मार्जिन आया है, वहां से ये लोग उसको बढ़ा के लगभग 10 से 12% मार्जिन करने की बात करते हैं। तो ये पूरा पर्ल ग्लोबल के बारे में है। तो चलिए पर्ल ग्लोबल को यहीं पे पॉज करते हैं। अगेन एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, मतलब अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, जितने भी पूरे सेक्टर में काफी दिक्कतें आई हैं, कहने का मतलब आप ये देखोगे कि FY 26 के अंदर कई सारे कंपनियों के रेवेन्यू वगैरह अफेक्ट हुए थे, वहीं पे आप पर्ल ग्लोबल को देखोगे ना, इनका रेवेन्यू अफेक्ट नहीं हुआ है, रादर मार्जिन वगैरह जो है वो आपका इंप्रूव हुआ है। तो कुछ उस तरह से देखिए इस कंपनी को, अगेन अच्छी कंपनी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं SP अपैरल की। अब SP अपैरल जो है ना, ये कंपनी जो है, ये आपका मान लीजिए बेसिकली कपड़ों के प्रोडक्ट्स, मतलब बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो देखिए अब अगर मैं आपको SP अपैरल का बताऊं, तो इनका इनका बहुत सारे ब्रांड्स है। ये लोग पूरा आपका B2B में काम करता है, B2C में काम करता है। इनका ये SP UK वाला ब्रांड है, मतलब उससे क्या होता है, US मार्केट, UK मार्केट जो है उसको सर्व करते हैं। फिर इनका एक यंग ब्रांड है, यंग ब्रांड से बच्चों के लिए कपड़े वगैरह बनाते हैं। फिर इनका ये रिटेल ब्रांड भी है, जिसके वजह लोग B2C हो गया, आपका D2C मतलब डायरेक्ट टू काउंटर जो स्कीम होती है उसकी तरफ जाने की बात करते हैं। गारमेंट वगैरह लोग एक्सपोर्ट में भी काम कर रहे हैं। मेजर जो वर्टिकल है इनका आपका पूरा गारमेंट वाला ही है। बाकी जितनी भी वर्टिकल है ना आपको, जैसे यंग हो गया, यंग में फिर जिनकी रिटेल ब्रांड्स है, जैसे क्रोकोडाइल इनकी एक ब्रांड है, तो वो सभी जगहों से जो रेवेन्यू है वो उतना भी आता नहीं है। तो मेनली अगर इनका पूरा आप गाइडेंस वगैरह देखोगे ना, तो FY 26 में ये लोग लगभग 2,000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं। उसमें से जो इनका लगभग मान लीजिए 80-90% जो रेवेन्यू है, वो इनका गारमेंट से आने वाला है। गारमेंट हो गया, यंग ब्रांड हो गया, श्रीलंका में इनकी फैक्ट्री है, तो वहां से भी इनकी पूरी रेवेन्यू आने वाली है। बाकी जो यूके वाला इनका ब्रांड है, वो आपका मान लीजिए धीरे धीरे इसको रैंप अप कर रहे हैं, तो वहां से मान लीजिए लगभग 10% रेवेन्यू आएगा। और जो इनका पूरा रिटेल वाला चीज है, वहां से उतना कुछ खास रेवेन्यू आने की बात नहीं है, लगभग 80 से 90 करोड़ वहां से आने की बात करते हैं। कंपनी का लगभग वही विजन है कि लगभग हम लोग लगभग 2,500 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं FY 28 तक। अगर आप उसको निकालोगे भाई 14 से मतलब 10-15% के बीच में आता है। और मार्जिन भाई 14 से 15% रखने की बात करते हैं। अगेन इंटरेस्टिंग कंपनी है इस पूरे सेक्टर के अंदर। तो ये पूरा SP अपैरल के बारे में हो गया। तो चलिए अब मैं आपसे एंड में सबसे लास्ट एक कंपनी बची है, इंडोकाउंट कंपनी बची है, इसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए इंडोकाउंट कंपनी जो है ना, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये कंपनी का क्या देखो, ये कंपनी जो है ना, अपने एक पूरे मतलब इंडोकाउंट 1.0 से 2.0 की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इस कंपनी को अगर आप देखोगे ना, तो ये कंपनी क्या है ना, अपने बहुत सारे केपेक्स वगैरह किया है। ये लोग, अच्छा पहले ये लोग काम क्या करते हैं, ये लोग काम बेसिकली करते हैं, आपको मान लीजिए जो तकिए वगैरह होते हैं, पिलोस होते हैं, क्वेल्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं। अब ये चीज बना के ये लोग बेचते कहाँ पे, ये आपके बेचते हैं बहुत इंडिया में। और एक जो लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू
होता है इनका, आपका मान लीजिए यूएस वगैरह में बेचते हैं ये लोग, ठीक है। अब उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या किया, इनका एक ब्रांड था पहले, एक पुराना ब्रांड था वाम सूता करके, उस ब्रांड को इन्होंने एक्वायर किया। उसके बाद ये लोग यूएस में आपका जो यूटिलिटी सेगमेंट हो गया, मतलब हाई प्रीमियम जो चीजें हैं ना, यूटिलिटी एंड पिलो हो गया, मैट्रेस वगैरह हो गया, उसकी तरफ जाने की बात करते हैं, प्राइवेट लेवल के लिए लोग काम करने की बात करते हैं, तो उस तरह से पूरा चीज चल रहा है। यूएस में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा रहे हैं, आई थिंक इनका कैरोलिना और ओहायो में फैसिलिटी इनका बना रहे हैं, तो वहां से अगेन ये लोग यूएस मार्केट में सर्व करेंगे। अब देखिए इस कंपनी का अगर आप देखोगे ना गाइडेंस वगैरह, तो इस कंपनी का गाइडेंस जितनी भी कंपनी हमने डिस्कस की है, सब में सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग गाइडेंस इनका ही है। तो देखिए अगर आप इनका FY 27 का गाइडेंस देखोगे ना, तो लगभग ये लोग 30% पे ग्रो करने की बात करते हैं, लगभग 4,200 करोड़ रुपए इनका पूरा रेवेन्यू आया था, वहां से लगभग ये लोग बढ़ा के 5,500 करोड़ करने की बात करते हैं, जो कि अगर आप इनका पूरा जो कोर बिजनेस वर्टिकल है ना वो देखोगे तो लगभग 16% पे ग्रो कर रहा है। और जो न्यू बिजनेस है जहाँ जहाँ पे इनके मार्जिन वगैरह बेटर होते हैं, जितने भी लोग यूटिलिटी हो गया प्रीमियम सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो वहां पे अगर आप देखोगे वो आपका काफी रैपिड पेस में ग्रो कर रहा है। अगर आपको और देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो कोर बिजनेस है वो लगभग 5% CAGR पे ग्रो किया है। वही FY 27 के अंदर उसको लगभग वही आपका 10-12% पे ग्रो करने की बात करते हैं, 16% पे ग्रो करने की बात करते हैं। और वही जो इनका न्यू बिजनेस देखोगे ना वो काफी रैपिड पेस पे ग्रो कर रहा है। तो ये पूरा आपका मान लीजिए आपका पूरा इंडो काउंट के बारे में है। तो इंडो काउंट जो कंपनी है आप देखते हो इनका यहाँ पे आपको मार्जिन में भी लगभग 100-200 बेसिस पॉइंट के मार्जिन के एक्सपांड होने का स्कोप दिखते हैं। दूसरा इंडो काउंट में आप देखोगे आपको टॉप लाइन ग्रोथ भी काफी अच्छा दिखता है। तो अभी तक आपने जितना भी हमने देखा बहुत वीडियो के फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में, पूरा सेक्टर कैसे काम करता है, पूरा मतलब टेक्सटाइल सेक्टर की कॉटन एज अ क्रॉप कैसा है, कहाँ कहाँ पे वो उगता है, अभी जो पूरे सेक्टर में कितने इशूज वगैरह चले हैं उन सभी चीज़ों को समझ लिया है। आपके टैरिफ वगैरह कैसे होते हैं, जो भी आपके FTAs वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों को जान लिया है। हमने 8 या 9 कंपनियों की पूरी केस स्टडीज भी देखी, आपने हर तरह की कंपनियां समझ ली कैसे होता है। अब इस पूरे सेक्टर के बारे में हमें देखना कैसे चाहिए। तो देखिए पहली बात तो ये है, आपने इतना तो समझ लिया होगा अभी तक कि पूरे सेक्टर में क्या है ना, बहुत सारे डायनामिक्स बहुत सारे रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कभी मान लीजिए इस कंट्री के ऊपर FTA आया, FTAs में डिले हो सकते हैं, कॉटन की प्राइसेस जो होती हैं वो आपकी काफी फ्लक्चुएट करती रहती है। फिर आप देखोगे जो टेलविंड्स है, जैसे अगर आपका FTA है, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन वाला जो FTA है, वो अभी तक उसको कमीशन होने में कई बार चीज़ें आपको डिले हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे जनवरी में आपका होने वाला था, तो जनवरी से आपका अभी जुलाई हो गया है, तो वहाँ पे अभी तक कोई ये बात भी नहीं है कि कब उनकी पार्लियामेंट, जो भी उनका यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट होता है, कैसे उसको पूरा मतलब वो रेटिफाई करेगा। क्योंकि रेटिफाई करना सिर्फ EU से रेटिफाई नहीं होता है, वो सभी कंट्रियों के अंदर जाएगा, हर कंट्री को रेटिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रांस को रेटिफाई करना पड़ेगा आपको, इटली को रेटिफाई करना पड़ेगा, आपकी जितने भी है ना आपकी मतलब आगे जर्मनी वगैरह होगा, सबको सबको रेटिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें समय लगता है, तो चीज़ें कितने तेजी से आगे बढ़ेंगी वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। दूसरा जो UK वाला चीज़ है वो भी आई थिंक आपका जुलाई में आने वाला था, तो अभी तक तो कुछ उसका अपडेट है नहीं। तो क्या चीज़ें कब आगे बढ़ती है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ये पूरी FTAs वगैरह होते हैं इसमें कई बार आपके डिले हो जाते हैं, तो वो पैरामीटर आपको लेके चलना है बिफोर गेटिंग टू एक्साइटेड इन दिस होल सेक्टर। दूसरा चीज क्या है, सेक्टर पूरा सिक्लिकल है। मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो हमने डिस्कस की है वहां पे आप देखोगे मार्जिन के बढ़ने की जो मतलब ड्राइवर्स हैं वो उतने उतने ज्यादा है नहीं। कहने का मतलब क्या है, मार्जिन जितना भी इंप्रूव हो रहा है सभी कंपनियों का, वो इसलिए इंप्रूव हो रहा है बिकॉज आपका जो FY 26 बीता है ना, वहां पे आपकी ऑपरेटिंग डी लिवरेज हुई थी। तो वहां से आपको दिख रहा है कि FY 27 जो होगा वहां पे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण मार्जिन एक तरह से इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। अब वहां से फर्दर कितने कितने मार्जिन इंप्रूव होंगे वो उन कंपनियों पर डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी आपकी हाई मार्जिन सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऑल्दो जितनी भी कंपनी आप देखोगे ना, जैसे हमने जो यार्न की कंपनी यार्न्स वगैरह की कंपनी देखी थी स्टार्टिंग में, वो सब आपकी वर्टिकल इंटीग्रेट होकर मार्जिन को बढ़ा रहा है, बट अगेन उसके बाद भी देखोगे उतने ह्यूज स्कोप नहीं है वहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होने की। बट हमने जो लास्ट में कुछ कंपनियां देखी है जो आपके अपरेल्स वगैरह बनाता है, जैसे इंडो काउंट हो गया, फिर जो SP अपरेल है, यहाँ पे रिलेटिवली जो है चीजें आपकी बेटर प्लेस्ड है। तो इस तरह से पूरे सेक्टर को आगे देखिए। एट द एंड कहने का मतलब ये क्या है कि सेक्टर जो है बहुत आपका सिक्लिकल है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है आपकी डायनामिकली प्ले आउट होती है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना सभी कंपनियों की जो डी रेटिंग है ऑलरेडी एक ह्यूज चंक में हो चुकी है। तो वहां पे आपको जो एक कंपनी को चूज करना है वो आपको बहुत अच्छे से चूज करना पड़ेगा। और बाकी देखते हैं इस कंपनी को इस तरह से हम लोग बाकी अभी Q1 के अंदर सभी कंपनियों को रिजल्ट्स आएंगे, उनको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हमें पूरा अच्छे से पर्सपेक्टिव मिल सके। तो यही है यहाँ पे, जैसे मैंने एंड में आपको एग्जांपल दिखाया है कि जो ऑन सोर्टिंग होती है, जैसे इंडो काउंट का एग्जांपल लिया था मैंने, वो कैसे करता है। आप देख सकते हो कि जो आपका मतलब बेसिकली कपड़े वगैरह होंगे उसमें हवा हवा भर के जाती है, जो ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए क्या करते हैं जो आपकी US वगैरह होगी वहाँ से आपको एडवांटेज मिलता है। तो ये चीज़ है पूरी। और यहाँ पे आप बाकी सभी कंपनियों के कुछ केपेक्स वगैरह जो हो गया उनको आप समझ सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को पॉज करते हैं। आई होप आपकी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो आपकी जो डाउट्स हैं आप मेरे से पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।